नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKG इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का सामान्य विज्ञान, जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2024 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 13वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रीवियस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़कर जाइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। जब भी पढ़ाया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा पढ़ा के, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या है? पारिस्थितिकी है। क्या है? पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी है। क्या? इकोलॉजी है। तो टॉपिक कितना है? लेसन 13 है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। आज का क्या है? इकोलॉजी है। क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा वातावरण जीव तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1868 में, कब? 1868 में रिटर ने किया था। किसने? रिटर ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रिटर ने किया। कब किया? 1868 में। याद रखिएगा। आगे चलिए। इकोलॉजी के बारे में सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी देने वाले वैज्ञानिक क्या है? कौन सा है? तो एर्नस्ट हॉस्कल है। क्या है? एर्नस्ट हॉस्कल है। इसलिए EARNST एर्नस्ट हॉस्कल है, इसलिए इन्हें फादर्स ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इसलिए क्या कहता है? फादर्स ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजी की इकाई को इकोसिस्टम कहा जाता है। इकोलॉजी की इकाई को क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र। इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम का अध्ययन करने पर इकोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टेस्ले ने किया। कौन किया? एजी टेस्ले ने किया। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टेस्ले ने। नेक्स्ट, इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो चलिए, पहला है अजैविक घटक। क्या है? अजैविक घटक है ना। तो क्या है? एबायोटिक फैक्टर। क्या है? एबायोटिक फैक्टर। तो और दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो दूसरा है जैविक घटक। क्या है? जैविक घटक मतलब बायोटिक फैक्टर। क्या है? बायोटिक है, एबायोटिक है, 2 गो है। ठीक है।
तो चलिए एबायोटिक में चलते हैं, एबायोटिक में चलते हैं। चलिए, अजैविक घटक एबायोटिक फैक्टर, पारितंत्र के जैसे वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है। अजैविक घटक में पारिस्थितिक तंत्र के वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है अर्थात निर्जीव होते हैं, उसे अजैविक घटक कहा जाता है। कोई भी चीज़ निर्जीव हो उसे क्या कहता है, यहाँ समझिए, पारितंत्र के वैसे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है, उसमें जीव नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं होता है, सांस नहीं होता है ना, उससे क्या अर्थात निर्जीव होते हैं। वो सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। जैसे ईंटा है ना, घर मकान, ये सब जो भी है वस्तु, जो भी है कपड़ा जो है, पेन, ये सब क्या है, बुक, ये सब क्या है, निर्जीव है। कुर्सी टेबल, ये सब क्या है, निर्जीव है, होते हैं, अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे हवा, जल, मिट्टी, ये सब क्या है, इसमें क्या जीव नहीं पाया जाता है। जल में क्या जीव पाया जाता है, नहीं। मिट्टी में नहीं, तापमान में नहीं, आर्द्रता में नहीं, जलवायु आदि सब क्या है, अजैविक को 3 वर्गों में बांटा गया है। अजैविक को कितने, तो अजैविक के उदाहरण समझ गए कि हवा जो है अजैविक है, जल क्या है, अजैविक, क्यों, ये सब निर्जीव है। मिट्टी अजैविक है, तापमान अजैविक है, आर्द्रता अजैविक है, जलवायु अजैविक है आदि। अजैविक को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन वर्ग में बांटा गया है, चलिए आइए समझते हैं। पहला है कार्बनिक घटक। क्या है, कार्बनिक घटक मतलब ऑर्गेनिक, क्या, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, प्रोटीन, इसमें क्या है, कार्बनिक घटक में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, क्या है, ह्यूमस, क्या है, ह्यूमस। तो इतना जो है कार्बनिक घटक में पाया जाता है। अकार्बनिक घटक में क्या है, इनऑर्गेनिक, क्या, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। अकार्बनिक घटक में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट, प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल, ये सब क्या है, जलवायु है। क्या है, जलवायु है। प्रकाश, ताप, ऊर्जा, वायु, वर्षा, बादल, ये सब क्या है, जलवायु है। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं जैविक घटक पर, ठीक है, बायोटिक फैक्टर पर। इकोसिस्टम के वैसे घटक जो सजीव होते हैं, जैविक घटक में क्या सजीव होता है, उन्हें जैविक घटक कहा जाता है ना। जैविक घटक बायोटिक फैक्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है क्या, प्रोड्यूसर, उत्पादक होता है, क्या, प्रोड्यूसर, उत्पादक होता है। दूसरा है क्या है, कंज्यूमर, उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता होता है। तीसरा है डेकोम्पोजर, क्या है, डेकोम्पोजर, अपघटक है, क्या है, अपघटक है, डेकोम्पोजर अपघटक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। उत्पादक, क्या, उत्पादक में आ जाइए प्रोड्यूसर, क्या, प्रोड्यूसर। इसके अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य करते हैं अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं। इसमें सभी हरे पौधे को शामिल किया जाता है। उत्पादक में, प्रोड्यूसर में, इसके अंतर्गत वैसे जीव, उत्पादक के अंतर्गत वैसे जीव को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में उत्पादक का कार्य, किसका, उत्पादक का कार्य करते हैं अर्थात भोजन का निर्माण, किसका, भोजन का निर्माण करते हैं। इससे सभी हरे पौधे, सभी जो है हरे पौधे को शामिल किया जाता है क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के, क्या, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो पारितंत्र में भोज्य पदार्थ माना जाता है। क्या माना जाता है, भोज्य पदार्थ माना जाता है। जैसे हरे पौधे, क्या है, हरे पौधे। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए अगले पर, अगला है उपभोक्ता, है ना, कंज्यूमर, क्या है, कंज्यूमर।
इसके अंतर्गत वैसे जैविक घटक को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं, अर्थात भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रित होते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो चलिए कौन कौन प्रकार का होता है चलिए बताता हूँ। चलिए पहला क्या है, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, और दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तीसरा, चलिए तीसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो तृतीयक उपभोक्ता, है ना। क्या है? तृतीय कंज्यूमर। क्या है? तृतीय कंज्यूमर। तो चलिए पहला पर चलता हूँ, पहला से स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो पौधों या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या क्या आता है मेरे प्यारे, इसका परिभाषा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो पौधों या पौधे के उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होते हैं। ईजी, टिड्डा, ग्रेस हॉपर, खरगोश, बकरी, हिरण इत्यादि, ये सब क्या प्राथमिक उपभोक्ता है, ये सब शाकाहारी है। खरगोश, बकरी, हिरण, ये सब क्या जो है शाकाहारी होते हैं, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। चलिए आप चलते हैं द्वितीय उपभोक्ता में, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर। द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। मतलब द्वितीय उपभोक्ता का परिभाषा हुआ कि वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर में जो अपना भोजन जो है प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं। मतलब प्रथम उपभोक्ता से क्या होता है? प्राप्त करते हैं, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। जो प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त करे भोजन, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। क्या है? मनुष्य जो है एक सर्वाहारी प्राणी है। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक, सांप, सियार, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि, ये सब क्या सर्वाहारी है ना। मेढक जो है क्या है? मेढक है, सांप है, सियार है, लोमड़ी है, बिल्ली है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि है इत्यादि है। ठीक है, सब द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। क्या? द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता वाला को क्या करते हैं? खा जाते हैं, है ना। खरगोश, बिल्ली, खरगोश हो गया, वहाँ पे है शाकाहारी है, बकरी हो गया शाकाहारी है, और सबको क्या करता है? ये लोग खा जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज तृतीयक उपभोक्ता, इस वर्ग में सबसे उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है। सबसे क्या? उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो भोजन के रूप में प्राइमरी कंज्यूमर एवं सेकेंडरी कंज्यूमर से ग्रहण करते हैं। दोनों कंज्यूमर से जो ग्रहण करे उसको तृतीय उपभोक्ता में रखा जाता है। जैसे बाघ जो है क्या दोनों को करता है, शाकाहारी हो, है ना, शाकाहारी जंतु हो या मांसाहारी जंतु हो, दोनों को क्या करता है? खा जाता है। बाघ जो है, शेर, चीता इत्यादि ये मांसाहारी होते हैं, दोनों को खाया जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी को कहा जाता है तृतीयक उपभोक्ता, है ना, तृतीय कंज्यूमर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, क्या विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या? डाइवर्सिटी कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, अपघटक, है ना, डिकम्पोजर। अगला नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कुछ सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। अपघटक के अंतर्गत कुछ
सूक्ष्म जीवों की किसका सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है जो इकोसिस्टम में मौजूद जैविक घटक के मरे हुए शरीर को अपघटित करके है ना तत्वों को पुनः वातावरण में शामिल कर देते हैं, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। ये सब क्या है? अपघटक है। जीवाणु जो है कवक, जीवाणु हो गया, कवक हो, ये सब क्या अपघटक है। नेक्स्ट है क्या है? चार्लेस इल्टन ने 1927 में क्या है? चार्लेस इल्टन ने 1927 में इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणियों द्वारा भोजन के तरीकों को दर्शाने के लिए एक कॉन्सेप्ट विकसित किया जिसे खाइए और खाने दीजिए है ना ईटिंग एंड बीइंग स्टेन कहा जाता है। इल्टन ने भोजन के अलग अलग श्रेणियों को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जिसे आहार श्रृंखला फूड फूड चेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आहार श्रृंखला। क्या है? आहार श्रृंखला। चलिए अगला है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला तो इसमें आता है, इसमें पारितंत्र में अलग अलग श्रेणियों पर भोजन के तरीकों को दर्शाया जाता है। पारितंत्र में सबसे छोटी आहार श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियां होती हैं, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियां होती हैं। क्या होती है? 5 श्रेणियां होती है। फिर से समझिए, इस पारितंत्र में पारितंत्र में अलग अलग श्रेणियां पर भोजन के तरीके को दर्शाया जाता है। ठीक है। पारितंत्र में सबसे छोटी आहार जो है श्रृंखला में कम से कम 3 श्रेणियां होती है, जबकि सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियां होता है। सबसे छोटी आहार श्रृंखला में 3 श्रेणियां होती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। सबसे छोटी आहार श्रृंखला में ग्रास घास होता है, गोट बकरी होता है, लायन शेर होता है। ये जो है सबसे छोटी आहार श्रृंखला है। अगला है सबसे बड़ा है ग्रास घास होता है, ग्रास हॉपर टिड्डा होता है ना, और फ्रॉग मेढक होता है, स्नैक सांप होता है, पीकॉक मोर होता है। ये सब क्या है? ये जो है सबसे लंबी आहार श्रृंखला में 5 श्रेणियाँ आती है। नेक्स्ट चलिए अगला पेज पे चलते हैं। चलिए अब आगे आ गए हैं। अब अगला में क्या है? आहार नाल। क्या? फूड वेब। यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आहार जाल। क्या है? आहार जाल फूड वेब। चलिए क्या है पहला? चार्लेस इल्टन। क्या है? चार्लेस इल्टन ने 1927 में आहार जाल के बारे में पहली बार बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट पारितंत्र में जब कई आहार श्रृंखला को एक साथ दर्शाया जाता है तो एक जाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? आहार जाल फूड वेब कहा जाता है। नेक्स्ट जैसे में देखिए क्या है? ग्रास हॉपर टिड्डा है। क्या है? टिड्डा है। और उसके बाद क्या है? देखिए खरगोश क्या खाता है? घास। देखिए घास खरगोश भी खाता है, और घास टिड्डा भी खाता है। टिड्डा भी जो है घासे खाता है। घासे को क्या खाता है? टिड्डा जो है घासे को खा रहा है ना। और चिड़िया घास से संबंधित है ना। क्रॉस जो है घास से संबंधित है, खरगोश भी घास से संबंधित है। आगे देखिए, और चिड़िया जो है घास पर निर्भर करते हैं इसमें।
मेढक जो है क्या है, मेढक सांप जो है क्या है, सांप जो है मेढक को खा जाता है, ठीक है, मेढक को खाता है ना। अब आगे देखिए, मेढक को खाता है, ठीक है, आगे बताता हूँ। और सांप जो है मेढक को खा लेता है, और बाज जो है पीकॉक मोर को खा जाता है ना, बाज जो है मोर को खा जाता है, और सांप को भी खा जाता है, बाज जो है मोर और सांप को भी खा जाता है। और इसके बाद क्या है, मेढक को भी खा जाता है, बाज सांप मोर के भी खा जाएगा, और सांप को भी खा जाएगा, और सांप जो है मेढक को खा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, कैरलेन इल्टन ने 1942 में पारितंत्र में मौजूद अलग अलग श्रेणियों में जीवों की संख्या, ऊर्जा का प्रवाह तथा जैविक द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पैरामाइड की संरचना का प्रयोग किया, जिसे इकोलॉजिकल पैरामाइड कहा जाता है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पैरामाइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पैरामाइड ऑफ नंबर, पारितंत्र में जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं जीवों की संख्या में कमी आती है। इसे पैरामाइड के द्वारा दर्शाने पर क्या है, अपराइट पैरामाइड निर्माण होता है। क्या होता है? अपराइट पैरामाइड का निर्माण होता है। जैसे में पहला है टीआर कंज्यूमर, सेक कंज्यूमर और प्री कंज्यूमर, PRI प्री कंज्यूमर। तो ये सब जो है निर्माण होता है। और एगो प्रोड्यूसर, क्या प्रोड्यूसर। तो 4 जो है का निर्माण होता है। चलिए आगे चलिए। पैरामाइड ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में एनर्जी फ्लो करता है। ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित नियम का प्रतिपादन लिंडमैन ने किया, जिसे 10% एनर्जी लॉ कहा जाता है। 10% एनर्जी जो है लॉ कहा जाता है। लिंडमैन के अनुसार किसी श्रेणी द्वारा जितनी ऊर्जा का उपभोग किया जाता है उसका मात्र 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। शेष 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा का पैरामाइड हमेशा अपराइट सीधा होता है। क्या होता है? अपराइट सीधा होता है। नेक्स्ट, जैसे टर कंज्यूमर 0.1 कैलोरी होता है, सेक कंज्यूमर 1 कैलोरी, प्राई कंज्यूमर 10 कैलोरी और प्रोड्यूसर 100 कैलोरी होता है। नेक्स्ट, क्या है? पैरामाइड ऑफ बायोमास। क्या है? बायोमास, इकोसिस्टम में अलग अलग श्रेणी में जीवों के कुल द्रव्यमान को दर्शाने के लिए पैरामाइड ऑफ बायोमास का प्रयोग किया जाता है। इकोसिस्टम में जैसे जैसे नीचे की श्रेणी से ऊपर की तरफ जाते हैं जीवों का कुल द्रव्यमान घटता जाता है, अर्थात द्रव्यमान का पैरामाइड हमेशा अपराइट होता है। क्या होता है? अपराइट होता है। नेक्स्ट, जैसे टर कंज्यूमर हो गया, सेक कंज्यूमर हो गया, प्री कंज्यूमर हो गया और प्रोड्यूसर हो गया। नेक्स्ट, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष पारिस्थितिकी से संबंधित व्यक्ति हैं। क्या पारिस्थितिकी से संबंधित व्यक्ति हैं? नेक्स्ट, इकोटॉन वह है
जहाँ पर 2 बायोमास मिलते हैं, जहाँ पे कितने 2 बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट से कुछ प्रजातियां की क्या है फिलहाल विलुप्तता की स्थिति पता चलता है। नेक्स्ट है बैम्बल कई मेलोमीस ही एक स्तनधारी जीव है जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संकटग्रस्त पशुओं एवं पेड़ों का विस्तृत दस्तावेज को रेड डाटा बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है, तो ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, अब ऑब्जेक्टिव पर चलता हूँ। ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो क्लास लिया जाता है और वीडियो जो है चैनल पे अपलोड किया जाता है तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप लोगों को असुविधा ना हो, सुविधा मिल सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पर चलता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में क्या है? निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला, क्या पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? फूड पौष्टिक स्तर ट्रॉफिक लेवल क्या है? फूड क्या पौष्टिक स्तर क्या है? निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो क्या है? घास है, चूहा है, सांप है, चील है। तो सब पौष्टिक स्तर है चूहा। क्या है? बी हो जाएगा, चूहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? उपयुक्त जो है उपयुक्त होता है वो खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए में है उत्पादक और शाकाहारी मांसाहारी, बी में है उत्पादक मांसाहारी शाकाहारी नहीं, सी में है शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक नहीं, शाकाहारी उत्पादक मांसाहारी नहीं। पहले उत्पादक होगा, उसके बाद शाकाहारी होगा, उसके बाद मांसाहारी होगा। उत्पादक मतलब प्रथम है ना, उपभोक्ता, उपभोक्ता है, शाकाहारी हो जाएगा और मांसाहारी लास्ट में होता है। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। तीसरा का आ जाइए, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता देखते हैं कौन है? मुर्दाखोर, जिसको कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। तो ये तो नहीं होगा। मृतजीवी सेप्रोफाइट नहीं होगा। सी में होगा मांसाहारी नहीं, शाकाहारी, हाँ शाकाहारी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी है। तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में आइए, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है। तो उपभोक्ता, बी में प्रोड्यूसर, क्या है? प्रोड्यूसर, सी में है अपघटक, डी में है जलवायु। तो इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संघटक नहीं है। क्या जैविक संघटक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो जलवायु नहीं है। बाकी बात तो है, उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और अपघटक ये सब जो है, लेकिन जलवायु जो है नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, प्रकृति के क्या है? प्रकृति के क्लीनियर्स इनमें से कौन है? प्रकृति के क्या है? क्लीनियर्स इनमें से कौन है? तो उत्पादक है, कंज्यूमर्स है, विघटक है, मांस भक्षी है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी घटक हो जाएगा, सी आंसर। आ जाइए 6 नंबर, इनमें से क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वाही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या है? निम्न में से कौन सर्वाही नहीं है? सर्वाहारी नहीं है। तो ऑप्शन ए चूहा नहीं, चींटी नहीं,
भालू नहीं, सांप, तो सांप जो है सर्वहारी नहीं है ना, सांप जो है सर्वहारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खगोल विज्ञान से, बंगाली साहित्य से, पारिस्थितिकी से। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, पारिस्थितिकी से संबंधित थे डॉक्टर ध्रुव ज्योति। नेक्स्ट आ जाइए, एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, विघटक और उत्पादक। तो कौन सा 8 का हो जाएगा? डी, उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच का अंतर क्या है? तो क्या है अंतर मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। बी में हो गया प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। नहीं, गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता पौधों और विघटित पदार्थ खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधों और अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। डी में है प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ता को खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। नहीं, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, दोनों खाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी के दूषक क्या है? मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेबू को प्रभावित करते हैं। मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेबू को प्रभावित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक कहा जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा जाता है, कीटनाशक कहा जाता है, कृषि अपशिष्ट कहा जाता है। तो उसे सी हो जाएगा आंसर, कीटनाशक कहा जाता है। आप लोग याद करते चलिए, अगर याद नहीं होता है तो एक बार और वीडियो देखिए। लेकिन आपको ये बुक को जितने भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, सामान्य विज्ञान, ये पूरा आप मुंह पर होना चाहिए आपको याद। और 1 से 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको, है ना। तो अगर बुक है तो पहले आप 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, एक बार बुक पढ़ लीजिए। अगर याद ना हो तो एक बार और देख लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, आपको कंसेप्ट और याद ज़रूर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बुक नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि आपको हम PDF इसको हम भेज सके। अगर आपको इस बुक की PDF लेना है तो आप इस चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक टेलीग्राम का दिया हुआ, वहाँ पे जुड़ जाइए। आपका वहाँ पे इसका बुक जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका जो ई-बुक होता है, नोट्स जो ई-बुक, उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, इकोटोन क्या? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वे हैं जहां 2 बायोमास मिलते हैं। क्या? 2 बायोमास मिलते हैं। पहला ए में है, यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है। बी, सी सीमित वनस्पतियों और जीवों वाला क्षेत्र है। डी, उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र है। तो 11 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इकोटोन वे हैं जहां 2 बायोमास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही है। किसके कारण हो रही है? तो आवास विखंडन के कारण। किसके कारण? आवास विखंडन के कारण हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 12 नंबर हो गया। 13 नंबर, चलिए 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर में आ जाइए। 13 नंबर में क्या है?
जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ए में होगा पारिस्थितिकी कहा जाता है, बी में सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, सी में कीट विज्ञान कहा जाता है, डी में पक्षी विज्ञान कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर टासले ने किया था। कौन? आर्थर टासले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 15 नंबर। क्या 15 नंबर? एक्वेरियम। क्या एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है? निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। बी में हो जाएगा यह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। सी में हो जाएगा यह पारिस्थितिकी तंत्र ही नहीं है। डी में हो गया इससे केवल एक प्रजाति कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए, वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? तो ऑप्शन ए में होगा ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, और बी में होगा पृथ्वी पर जीवन की विविधता, सी में होगा संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण, डी में होगा जानवरों और अध्ययन। आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? जैव विविधता जो है क्या उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजाति को क्या करता है? उल्लेख करता है। 18 नंबर में पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। पौधों के विभिन्न अंग जो है वनस्पति और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो बायोमास कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? बायोमास कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए 19 नंबर, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख कहाँ है? तो चिड़ियों और जानवरों, पर्वतों और नदियों, पौधों और जानवरों, मानव और जानवरों। तो आंसर हो जाएगा पौधों और जानवरों। सी हो जाएगा। वनस्पति और जीवों का उल्लेख है पौधों और जानवरों से। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति है। क्या? कुछ प्रजातियों की फिलहाल क्या है? विलुप्तता की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर में, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा क्या फैसला लिया गया था? तो कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ए, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जो है फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर, ओजोन अवक्षय क्या है? ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौते को डैश अपनाया गया। क्या अपनाया गया मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या अपनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। क्या? मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति के द्वारा। चलिए आज आगे आ जाइए 23 नंबर। 23 नंबर में आ जाइए। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव
जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। मतलब कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ब्रैम्बल केई क्या है? ब्रैम्बल केई मेलोसी जो है विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, रेड डाटा बुक को लाल सूची भी कहा जाता है। रेड डाटा बुक क्या है? तो ये जो है सबसे प्रदूषित की सूचीबद्ध रिकॉर्ड है। भूकंप संवेदी क्षेत्र विश्व का सूचीबद्ध रिकॉर्ड है। विश्व का सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड है। और डी में हो गया संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज है। कहाँ पे है? तो रेड डाटा बुक में है। नेक्स्ट 25 नंबर, क्या है? मॉन्ट्रियल संलेख क्या है? मॉन्ट्रियल संलेख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य है ओजोन अवक्षय तत्वों को कम करना, जैव विविधता का संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर नियंत्रण। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ओजोन अवक्षय तत्वों का कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो 2005 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट्स ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो किसकी? तो मिशन अभिनव की घोषणा की थी। सी आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए क्या हो जाएगा, मिशन अभिनव हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 28 का 28 में क्या अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने की बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ है? कहाँ पे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्योटो जापान में। कहाँ हुए? क्योटो जो है जापान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 30 नंबर, क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? क्योटो जो है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दिसंबर 1997 में किया गया था। नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता, क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2012 में समाप्त हुई थी। 2008 में शुरू हुई और 2012 में समाप्त हुई। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की क्या है? आबोहवा प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में देश सदस्य शामिल है। कितने? 18 सदस्य जो है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए, युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है। युवा जो है मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौंतीस नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो कौन सा है? डी आंसर हो जाएगा, रामसर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 35 नंबर। क्या? 35 नंबर 35 में है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? CER जो है किससे संदर्भित करता है? तो ए हो जाएगा, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन का करता है। ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए
36 में WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। क्या करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला है विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि के बारे में जानकारी दिलाने के लिए। बी में अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। सी में है बिजली उत्पादन की लागत पर प्रकाश डालने के लिए। डी है WWF की गतिविधियों के संबंध में। क्या है? WWF की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दिलाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आ जाइए 37 नंबर में। डैश 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड के डे के लिए विषय था। क्या था? चिरस्थायी आजीविका था। ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए 38 नंबर। विश्व वेटलैंड दिन है ना, वेटलैंड डे हर साल डैश फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। कितने? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में आ जाइए। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। कहाँ? पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो इनमें से कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो आंसर हो जाएगा ए, इको एक्शन दिवस है। इसको क्या कहा जाता है? इको एक्शन दिवस। नेक्स्ट, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने डैश को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। तो क्या है? गेट हॉर्नबिल ने, क्या है? गॉयल मिथुन ने औषधीय पौधे काली गर्दन वाले सारस। तो हो जाएगा आंसर काली गर्दन वाले सारस। नेक्स्ट है विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय हैं डैश में आयोजित किया गया था। तो पेरिस में किया था। कब किया था? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो ए ऑप्शन एम है पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। बी में है गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो सड़कों को हरा भरा रखने के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सुरक्षा करना, अधिक वर्षों होने के लिए उपाय करना। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर इसका। ए हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल, है ना, पर्यावरण अनुकूल राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 पर, क्या 45 नंबर पर चलते हैं। चलिए 45 में है कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? कार्बन क्रेडिट से क्या आप क्या समझते हैं? यह औद्योगिक उन्नयन के लिए लोन प्रदान करने के लिए IPCC द्वारा शुरू किया गया है एक क्रेडिट कार्यक्रम है। यह नेक्स्ट बी में है यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित किए गए हैं आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। तो सी में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों?
यह पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के कोष के लिए IMF द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम के अनुकूल खाना पकाने विकल्पों के कोष कौन के लिए एक कार्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बी हो जाएगा। वह अनुमति दिए गए कार्य का उत्सर्जन और वास्तविक कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो पेरिस में किया गया था। कहाँ, पेरिस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 47 में। जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कप 2015 कहाँ आयोजित की गई थी। तो कहाँ की गई थी। तो सी, पेरिस में की गई थी। नेक्स्ट, IPCC का पूरा रूप क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होगा। क्या आंसर हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन, क्या है, गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आ जाइए। डैश प्रजातियों IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नुकसान पहुंचाने वाली विलुप्त। आंसर हो जाएगा ए, नुकसान पहुंचाने वाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में आ जाइए। क्या है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। क्या वन महोत्सव का शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा KM मुंशी। क्या है, KM मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था। तो बी हो जाएगा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। NGT का पूरा नाम क्या है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन क्या ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। क्या है एक मेरे प्यारे दोस्तों, एक है। तो क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा ब्राउन को, बी में हो जाएगा अरस्तु को, सी में हो जाएगा खुराना को, डी में हो जाएगा रीटर को। तो आंसर हो जाएगा रीटर को जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो आंसर हो जाएगा ए, जीव और वातावरण। क्या हो जाएगा, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, जैविक और अजैविक हो जाएगा। जैविक और अजैविक पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा
था। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था क्या था? ए में अपनी आवाज़ को बुलंद करो, समुद्र की सतह को नहीं। बी जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। सी में एक पृथ्वी एक परिवार। डी शांति के खातिर एक पेड़। तो आंसर हो जाएगा बी जीवन के लिए जंगलों का रुख करो। ये क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2016 को नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की विषय वस्तु क्या था? इसका विषय वस्तु क्या था? तो ग्रीन अर्थव्यवस्था। क्या इसमें आप सम्मिलित है? नहीं। 7 अरब सपने एक ग्रहण। क्या ग्रह देखभाल के साथ सेवन करें? सी वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन। डी छोटे टापू तथा मौसमी परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा सी वन्य जीवन में क्या है? वन्य जीवन में अवैध व्यापार के लिए शून्य सहन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में निम्न में से कौन पारितंत्र का आजीवक घटक है? क्या आजीवक घटक है? तो हो जाएगा जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। तो आंसर हो जाएगा क्लोरेला, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? नेक्स्ट तो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादकता। क्या उत्पादक और उत्पादक? क्या उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो आंसर हो जाएगा सी। पहले उत्पादक होगा तब उपभोक्ता तब अपघटक। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 62 नंबर। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो बी हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो रासायनिक चक्र, जैविक भू रासायनिक चक्र है ना, रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र और भूवैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो 63 का क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र से तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी एक जीव से दूसरे के 64 में खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय हैं। इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो ऊर्जा जो है किसके क्या है मेरे प्यारे? खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय हैं। इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, एक जीव से दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 2 बच गया। क्या है 65 में? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? कह निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कौन है? ए है महासागर है। कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया था अर्थात, और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू करना है?
तो किस साल, तो 2008 क्या हो जाएगा, 2008 सी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला अब आ गया, क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, पादप समूह। क्या आ गया, अगला टॉपिक क्या है, पादप समूह। तो देखिए आज कोशिश करेंगे कि इसको भी पढ़ा दें, है ना। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। तो आप लोग, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे की दबा कर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप 14 नंबर पढ़ाएंगे, है ना। 14 नंबर क्या, 14 नंबर टॉपिक को, जो पादप समूह है, जो प्लांट क्या है, किंगडम है, प्लांट किंगडम है। तो इसका टॉपिक जो है 12 है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 है। जैसे में 1 पेज ही हो गया, है ना, 2 पेज हो गया, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 पेज हो गया ना, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5 पेज पढ़ाना है। उसके बाद 7 पेज ऑब्जेक्टिव है, 151 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक। तो अब कल के लिए आप लोग रेडी रहिए, नहीं तो आज हो सकता है कि ये भी जो सेकेंड पार्ट है 15 नंबर, तो उसको मैं पढ़ा दूं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।